Hello students, welcome to chemistry class. Students, today I will continue the topic that is the prediction of shape of molecules with the help of Weisser theory and hybridization. स्टूडेंट्स लास्ट वीडियो में मैंने कुछ मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर डिस्कस करे थे और उसमें हमने कई फिनोमिनास यूज में लिए थे, जैसे कि हाइब्रिडाइजेशन हमने यूज में लिया था, वेसेपर थ्योरी हमने यूज में ली थी और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को भी हमने डिस्कस किया था। आज की इस वीडियो में हम कुछ और मॉलिक्यूल्स को डिस्कस करेंगे, उनकी शेप को डिस्कस करेंगे वेस्पर थ्योरी और हाइब्रिडाइजेशन की हेल्प से, और उसमें हम रेजोनेंस का फिनोमेना भी यूज में लेंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले आज हम देखते हैं सल्फेट आयन का स्ट्रक्चर। सल्फेट आयन के स्ट्रक्चर में स्टूडेंट्स आप देख रहे हो कि जो सेंट्रल एलिमेंट है वो सल्फर है। अगर इसका हम वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन देखेंगे तो वो 6 आएगा, क्योंकि ये कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, ग्रुप नंबर 16 से बिलोंग करता है। और अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो इसके वैलेंशियल में 6 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके अंदर आप देखिए तो हमने फॉर्मूले में अप्लाई करा, ये 6 इलेक्ट्रॉन्स इसके वैलेंस शेल के हो गए। सराउंडिंग एटम ऑक्सीजन है, उनको हम काउंट नहीं करते तो 0 आ जाएगा। चार्ज इसके ऊपर -2 है तो हमने यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दिए हैं। तो इस तरह से हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हमारे पास 4 आ गए। और अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स 4 हैं तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, sp3 होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो हमारे अकॉर्डिंग इसकी शेप कैसी होनी चाहिए, टेट्राहेड्रल। लेकिन स्टूडेंट्स शेप को डिस्कस करने के लिए केवल हाइब्रिडाइजेशन सफिशिएंट नहीं है, हमें यहाँ वेसेपर थ्योरी को भी यूज में लेना होता है। और वेसेपर थ्योरी जो है उसको यूज में लेने से पहले हमें लोन पेयर्स निकालने होते हैं। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स यहाँ कितने आ गए हैं, 4 आ गए हैं। सराउंडिंग एटम 4 है तो लोन पेयर कितने आ गए, 0। स्टूडेंट्स अगर लोन पेयर 0 है तो जो शेप है वो हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग ही होगी। और sp3 अगर हाइब्रिडाइजेशन होता है तो शेप कौन सी होती है, टेट्राहेड्रल। तो देखो स्टूडेंट्स यहाँ हमने टेट्राहेड्रल शेप को ड्रॉ किया। कितने ऑक्सीजन है इसमें, 4 ऑक्सीजन है, तो हमने इनको 4 ऑक्सीजन से हमने बॉन्ड के थ्रू इसको जोड़ दिया। अब इसमें टोटल -2 चार्ज है स्टूडेंट्स, तो हमने 2 ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज लगा दिया, माइनस लगा दिया। ठीक, अब स्टूडेंट्स जिस ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज होता है उसको हम किससे जोड़ते हैं, सिंगल बॉन्ड से जोड़ते हैं। तो ये सिंगल बॉन्ड आ गया। ठीक, अब बाकी के जो ऑक्सीजन हैं स्टूडेंट्स जिनके ऊपर चार्ज नहीं है वो किसके थ्रू जुड़ेंगे, डबल बॉन्ड से जुड़ेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन हमेशा कितने बॉन्ड बनाता है, डबल बॉन्ड बनाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई थिंक आपको ये वाला स्ट्रक्चर तो समझ में आ गया होगा कि देख लेते हैं। प्लस क्या बनाएगा ये, तो 4 SO4 माइनस, एक H प्लस यहाँ जुड़ जाएगा और एक H प्लस यहाँ जुड़ जाएगा। और इस तरह मिलेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। वो कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मिलेंगे। देखिए आप इसके अंदर जो हमारा पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, इसमें इन 2 ऑक्सीजन के बीच सिंगल बॉन्ड है, अगले में इन दोनों के बीच सिंगल बॉन्ड हो गया, अगले में इन दोनों के बीच सिंगल बॉन्ड हो गया, और अगले के अंदर इन दोनों के बीच सिंगल बॉन्ड हो गया। इस तरह से 4 पॉसिबिलिटीज थी, तो हमने 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दिए, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको पता है कि जब हम रेजोनेंस हाइब्रिड बनाते हैं स्टूडेंट्स, तो हम 4 बॉन्ड तो कंप्लीट बनाएंगे जो सॉलिड लाइन से हम शो करेंगे, और बाकी के जो ये 2 डबल बॉन्ड है इनको हम पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर यानी कि डॉटेड लाइन से शो करेंगे। और जो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ 2 ऑक्सीजन के ऊपर लोकेलाइज्ड है वो इस पूरे मॉलिक्यूल पर आ जाएगा, यानी कि डीलोकेलाइज हो जाएगा, यानी ये जो -2 चार्ज है ये चारों ऑक्सीजन के ऊपर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया सल्फेट का स्ट्रक्चर। इसके बाद स्टूडेंट्स हम अगला स्ट्रक्चर देखते हैं, और वो हाँ स्टूडेंट्स स्ट्रक्चर भी देखेंगे हम और कुछ हम बॉन्ड एंगल को भी डिस्कस करेंगे। देखो स्टूडेंट्स,
सेंट्रल एलिमेंट वाटर में भी O है, OF2 में भी O है और Cl2O में भी O है। और सराउंडिंग एटम वाटर में भी 2 है, ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड में भी 2 है और ऑक्सीजन डाइक्लोराइड में भी 2 है। अब स्टूडेंट्स देखो, अगर सेंट्रल एलिमेंट सेम है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे? सेम होंगे। और अगर सराउंडिंग एटम भी सेम है तो क्या हाइब्रिडाइजेशन सेम नहीं होगा? तो हाइब्रिडाइजेशन भी क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा फॉर्मूला है उसमें हाफ इनटू क्या आता है? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एलिमेंट प्लस क्या आता है? सराउंडिंग एटम। सराउंडिंग एटम सेम है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन सेम है, चार्ज कैसा है? सेम है, चार्ज भी सेम है, तो ऑब्वियसली जो हाइब्रिड ऑर्बिटल आएंगे वो भी क्या आएंगे? सेम। और इस केस में हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितने आएंगे? 4 आएंगे। ठीक है, ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि वाटर के अंदर कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आते हैं? 4 आते हैं। तो 4 इसके अंदर हमारे हो गए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। सराउंडिंग एटम कितने हो गए स्टूडेंट्स? 2 हो गए। तो बताइए लोन पेयर कितने आ जाएंगे? 2 आ जाएंगे। और जब हम इस तरह से शेप को ड्रॉ करेंगे, बीच में हम ऑक्सीजन लिखेंगे, 2 हम इसमें क्या लगा देंगे? लोन पेयर्स लगा देंगे, और 2 हम क्या लगाएंगे? हाइड्रोजन। तो यहाँ वैसे पर थ्योरी अप्लाई होगी, ये लगेगा लोन पेयर रिपल्जन, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्जन, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्जन, बॉन्ड पेयर रिपल्जन। इसमें लोन पेयर रिपल्जन सबसे ज्यादा होगा। और दूसरी बात, लोन पेयर्स बॉन्ड में इन्वॉल्व नहीं होंगे, तो नेट शेप जो इसकी आएगी स्टूडेंट्स, वो कौन सी आ जाएगी? वी शेप आ जाएगी। ठीक है, और यही स्थिति ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड की होगी, और यही स्थिति किसकी होगी? Cl2O की होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप देखिए स्टूडेंट्स, हमने तीनों की शेप ड्रॉ करी, और तीनों की कौन सी शेप आ गई है स्टूडेंट्स? वी शेप आ गई है। लेकिन स्टूडेंट्स देखो, वाटर के अंदर बॉन्ड एंगल हमने करा था 104.5 डिग्री, यहाँ एंगल आ रहा है 103 डिग्री, और यहाँ एंगल आ रहा है 111 डिग्री। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है स्टूडेंट। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे 12th में पूछे जाएंगे, और मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, और इस वीडियो में भी बता देती हूँ कि जो मैंने ये 2 वीडियोस बनाई हैं, प्रेडिक्शन ऑफ शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स विद द हेल्प ऑफ वेसेपर थ्योरी एंड हाइब्रिडाइजेशन, ये जो टॉपिक्स हैं, ये दोनों ही क्लासेस के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, 11th के लिए भी और 12th के लिए भी। तो आपको इसको बड़े ध्यान से समझना है। तो स्टूडेंट्स, अब यहाँ क्वेश्चन ये हुआ कि इनकी शेप तो सेम है, हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है, लेकिन बॉन्ड एंगल अलग अलग क्यों है? तो इसको हम एक्सप्लेन करेंगे स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के बेस पर पहले। अब स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन और फ्लोरीन में से किसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है? फ्लोरीन की। तो बताइए, जो ये बॉन्ड पेयर होंगे, ये जो बॉन्ड पेयर जिससे कि ये बॉन्ड बनता है, वो किसकी तरफ आ जाएगा? फ्लोरीन की तरफ आ जाएगा। ठीक है, अब अगर वो फ्लोरीन की तरफ आएगा स्टूडेंट्स, तो बताओ ये गैप तो बढ़ जाएगा, और ये गैप बढ़ जाएगा तो जो बीपी बीपी रिपल्जन है वो क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। ठीक, जबकि वाटर के अंदर स्टूडेंट्स H और O में से किसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है? O की। तो जो ये बॉन्ड पेयर है, ये किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे? ऑक्सीजन की तरफ। अब आप खुद ही देखिए स्टूडेंट्स, ये वाला गैप तो बहुत कम है, गैप कम है तो रिपल्जन क्या हो जाएगा? ज्यादा, और रिपल्जन ज्यादा होगा तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। यानी कि स्टूडेंट्स, हमें ये बात तो समझ में आ गई कि इन दोनों के अंदर बॉन्ड एंगल जो है, ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड और वाटर में से किसका ज्यादा है? वाटर का। इसको हमने किस बेस के ऊपर समझाया? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के बेस पर एक्सप्लेन किया। ठीक है, आगे हम आते हैं स्टूडेंट्स इसके अंदर। तो देखो, ऑक्सीजन और क्लोरीन में से दोनों की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में बहुत कम डिफरेंस, और थोड़ा बहुत किसका ज्यादा है? ऑक्सीजन का ज्यादा है। लेकिन स्टूडेंट्स देखो, यहाँ एक और फैक्टर काम करेगा, और वो क्या है कि क्लोरीन के पास में कितने लोन पेयर्स हैं? 3 लोन पेयर्स हैं। और ये लोन पेयर क्लोरीन का साइज जो है वो छोटा होता है, और इसीलिए ये जो Cl एटम्स हैं एक दूसरे के क्या आ जाएंगे? पास, और पास आएंगे तो लोन पेयर रिपल्जन क्या होगा? बढ़ जाएगा। यानी यहाँ हम बात किसकी कर रहे हैं? लोन पेयर रिपल्जन की बात कर रहे हैं, वो बढ़ जाएगा। और इस चीज को, इस पूरे फिनोमिना को हम एक वर्ड से रिप्लेस कर सकते हैं, और वो है स्टेरिक हिंड्रेंस। यानी कि स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा। तो स्टूडेंट, सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल किसका हुआ? हमारा इसका हुआ, उससे कम इसका, उससे कम इसका। इन दोनों को हमने एक्सप्लेन करा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पर, और इन दोनों को हमने एक्सप्लेन करा है स्टेरिक हिंड्रेंस के बेस पे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं स्टूडेंट्स इंटर हैलोजन कंपाउंड्स पर। नाम से पता लग रहा है स्टूडेंट्स, इंटर हैलोजन का वो कंपाउंड्स होंगे जो 2 हैलोजन्स के बीच में
बनेंगे, जो कंपाउंड हमारे दो हेलोजन्स के बीच में बनेंगे, उन कंपाउंड्स को हम क्या बोलेंगे? इंटर हेलोजन कंपाउंड्स। देखिए स्टूडेंट्स, हेलोजन में 4 तरह के कंपाउंड बन सकते हैं, XX-, XX-3, XX-5, XX-7। ये X कौन है और ये X- कौन है? स्टूडेंट्स, X भी एक हेलोजन है और X- ये कोई दूसरा हेलोजन है। ठीक है, जैसे एक आपको एग्जांपल देती हूँ, ClF। X कौन हो गया? Cl, और X- कौन हो गया? F। यहाँ पे भी X आपका Cl हो गया, X- आपका F हो गया। यहाँ पर आप अगर देखें तो X आपका Cl हो गया और X- आपका कौन हो गया? F हो गया। यहाँ आपका X कौन हो गया? I, और F कौन हो गया? 7। आप देख रहे होंगे स्टूडेंट्स, जो हेलोजन एटम्स को अगर हम ग्रुप वाइज देखें तो FCl, Br, I इस तरह से ही होंगे, और ऊपर से नीचे जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है? डिक्रीज होती है। यानी कि F की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, और जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होगी वो तो बनाएगा नेगेटिव पार्ट। और फ्लोरीन अगर है तो फ्लोरीन के लिए ये सब कौन सा पार्ट बनाएंगे? पॉजिटिव एंड बनाएंगे। इसीलिए आप देखो स्टूडेंट्स, हमने Cl पहले लिखा है, F बाद में लिखा है, क्योंकि F की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी Cl से ज्यादा है। एक तो ये बात समझ में आई हमें कि हम F बाद में क्यों लिख रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब उसके बाद में एक बात हमें और समझनी है, और वो बात क्या समझनी है कि ये जो कंपाउंड्स बने हैं वो कंपाउंड्स में केवल XX-, XX-3, 5, 7 और यहाँ 1 का ही प्रयोग क्यों हुआ, और कोई कंपाउंड्स क्यों नहीं बनाए इन्होंने? तो स्टूडेंट्स देखो, ये सारी बात हमें पता लगेगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। सपोज करो मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा Cl का, कितना एटॉमिक नंबर होता है स्टूडेंट्स? 17 होता है। हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा 1s2, 2s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p5। ठीक है, तो 2 and 2 4 and 6 10 और 2 12 और 5 कितने हो गए स्टूडेंट? 17 हो गए। हमें तो वैलेंस शेल से मतलब है, बाकियों से मतलब नहीं है। तो वैलेंस शेल के बेस पर जब मैंने यहाँ पर लिखा इसका, तो वो आया वैलेंस शेल के बेस पे। जब हम इसका ग्राउंड स्टेट पर हम इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो वो ये आएगा, ये हो गया 3s हमारा, ये हो गया हमारा 3p, ये हो गया 3s, ये हो गया 3p। 3s में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2, और 3p में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये रहे 5 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो स्टूडेंट्स, इस हिसाब से तो यहाँ पर एक ही हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है, तो ये एक ही बॉन्ड बनाएगा। लेकिन हम इसको पहली एक्साइटेड स्टेट में ले जाते हैं, पहली एक्साइटेड स्टेट में लेके जाएंगे तो यहाँ पर हमारा 3dB है। यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा? 3D आ जाएगा। 1 2 3 4, ये हमारा आ गया 3D। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप देखिए फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, तो बताओ क्या सीन आएगा हमारा? क्या सीन क्रिएट हो जाएगा यहाँ पर? ये वाला एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया। पहले एक हाफ फील्ड ऑर्बिटल था, तो ऐसी स्थिति के अंदर जब एक हाफ फील्ड ऑर्बिटल था तो ऐसी स्थिति में जो हमारा केस था उसमें कितनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे? 1। तो बॉन्ड भी कितने बनेंगे? 1 ही बनेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे कितने हाफ फील्ड ऑर्बिटल आ गए हैं? 3। तो ये कितने बॉन्ड बनाएगा? 3। तो देखो पहले में एक था हाफ फील्ड तो XX- वाला केस आया, जब 3 हाफ फील्ड हो गए तो XX-3 वाला आ गया। अब हम सेकंड एक्साइटेड स्टेट के अंदर जाते हैं अगर, तो ऐसी स्थिति के अंदर ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ आ जाएगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाता है तो ऐसी स्थिति में ये वाला इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। तो वापस से बना देती हूँ मैं इसको, ये स्थिति आ गई। अब स्टूडेंट्स बताओ कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए? हाफ फील्ड ऑर्बिटल कितने हो गए? 5। तो ऐसी स्थिति में कौन सा कंपाउंड बनेगा? XX-5 बनेगा। ठीक है, अब हम स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि अगली एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे तो ये वाला इलेक्ट्रॉन भी यहाँ आ जाएगा, और जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा तो ऐसी स्थिति के अंदर हमारे पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7, 4 5 6 और ये 7। इसका मतलब ये कितने बॉन्ड बना सकता है? 7। तो कौन सा केस आ गया? XX-7। तो स्टूडेंट्स आई थिंक आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी अब कि हमने यहाँ पर केवल इन्हीं को क्यों डिस्कस करा।
यहाँ पर हमने केवल इन्हीं कंपाउंड्स को क्यों डिस्कस करा, XX-3, XX-5 एंड XX-7। ठीक है स्टूडेंट्स, हम अब इनका एक एक एग्जांपल ले लेते हैं। CLF ले लेते हैं, CLF3 ले लेते हैं, CLF5 ले लेते हैं और IF7। बस इसके अलावा स्टूडेंट जो ये वाला प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट जो ये कंपाउंड जो है, ये सिर्फ आयोडीन के साथ ही बन सकता है, बाकी किसी के साथ में नहीं बन सकता। एक सिंगल अकेला एक ऐसा कंपाउंड है जो फ्लोरीन जो है वो किसी दूसरे हेलोजन के साथ बनाता है IF7 के फॉर्म में। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो अब हम 1 बाय 1 देखते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले हमने केस देखा XS- का। देखो स्टूडेंट्स, ये हमारा बना सेंट्रल एलिमेंट और ये हमारा बना सराउंडिंग एटम। तो देखो अब आप देखिए स्टूडेंट्स, हेलोजन है तो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 7। एक सराउंडिंग एटम में चार्ज है नहीं, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp3 हो गया। हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने आ गए? 4। सराउंडिंग एटम कितने हैं? 1। लोन पेयर कितने आ गए? 3 आ गए। अब sp3 के अकॉर्डिंग हमने शेप ड्रॉ करी तो ये आई टेट्राहेड्रल शेप। इसमें कितने लोन पेयर आ गए स्टूडेंट्स? 3 आ गए। 1, ये आ गया 2 और ये आ गया 3। और यहाँ पर हमने क्या जोड़ दिया? x'। ठीक है, यानी कि ये वाला। तो ये हमारा हो गया सेंट्रल एलिमेंट और ये हमारा हो गया सराउंडिंग एटम। अब स्टूडेंट्स मैंने आपको कहा था कि लोन पेयर तो शेप में इन्वॉल्व होते ही नहीं है, तो ऐसी स्थिति के अंदर बताओ अब इसकी शेप क्या रह जाएगी? इसकी शेप रह गई लीनियर। आप देखो ये शेप कौन सी रह गई? लीनियर रह गई। तो एक्सेस - टाइप के जो कंपाउंड्स होंगे उनकी शेप कैसी हो जाएगी? लीनियर हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं अगले एग्जाम्पल के ऊपर, XX-3 पे। वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, सराउंडिंग 3 हो गए, हाइब्रिड ऑर्बिटल 5 आ गए, हाइब्रिडाइजेशन sp3d हो गया, सराउंडिंग एटम 3 हो गए, लोन पेयर 2 हो गए। ठीक, अब जैसे ही हाइब्रिडाइजेशन 5 होता है तो स्टूडेंट्स हमने ये वाली शेप ड्रॉ कर दी। कौन सी? ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल। इसमें ये एक्स हमारा आ गया सेंट्रल एलिमेंट। अब स्टूडेंट्स मैंने आपको याद हो प्रीवियस वीडियो में कहा था कि आप लिख लो कि अगर ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप होती है तो लोन पेयर जो होते हैं वो इक्वेटोरियल पोजीशन पर होते हैं। और यहाँ कितने लोन पेयर हैं? 2, तो ये 2 लोन पेयर आ गए। और 3 सराउंडिंग एटम है तो वो 3 सराउंडिंग एटम आपके यहाँ आ गए। ठीक, अब मैंने आपसे कहा था कि लोन पेयर तो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते ही नहीं है, यानी कि हमने इसको क्या कर दिया? रब कर दिया। इसको रब कर दिया हमने। अब स्टूडेंट्स आप खुद ही बताओ कि जो शेप बची वो कौन सी बची? ये शेप। बताओ ये शेप कौन सी बची? टी शेप। इसलिए इसकी शेप कौन सी आ जाएगी? टी आ जाएगी। है ना इंटरेस्टिंग? देखो स्टूडेंट्स, अगर आप समझ के करोगे तो इससे इंटरेस्टिंग कुछ नहीं है, और एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस को जरूर आना है, चाहे वो 11th क्लास हो चाहे वो 12th क्लास हो, दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अब अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं स्टूडेंट्स। हम XX-5 पर वैलेंस शेल में 7 है, सराउंडिंग 5 है, चार्ज है नहीं, तो 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल आ गए, हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 आ गया, हाइब्रिड ऑर्बिटल 6 आ गए, सराउंडिंग एटम 5 आ गए, लोन पेयर 1 आ गया। ठीक, अब देखो स्टूडेंट्स, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप को अगर हम छोड़ दें तो बाकी जितनी भी शेप्स होती हैं उनके अंदर लोन पेयर जो होंगे वो कौन सी पोजीशन के ऊपर होंगे? एक्सियल पोजीशन पर होंगे। तो ये हमारा लोन पेयर आ गया, कौन सी पोजीशन पर आ गया? एक्सियल पोजीशन पर आ गया। ठीक स्टूडेंट्स, अब बताओ इसकी शेप क्या होगी? स्टूडेंट्स बाकी जगह पे फ्लोरीन आ गया, हमारे 5 थे। अब देखो यहाँ से तो ये इस तरह से जुड़ जाएंगे, तो इसकी शेप क्या बनेगी? स्क्वायर तो ये था ही, और नीचे क्या बन गया? पिरामिडल शेप होगी, तो इसका नाम क्या होगा? स्क्वायर पिरामिडल। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको हम डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल भी बोल सकते हैं। अगला केस देखते हैं स्टूडेंट्स, XX-7 का 7 ही सराउंडिंग है, 7 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, चार्ज है नहीं, हाइब्रिड ऑर्बिटल 7 हो गए, हाइब्रिडाइजेशन sp3d3 हो गया, लोन पेयर 0 हो गए। जैसे ही लोन पेयर 0 होगा तो भाई शेप तो sp3d3 के अकॉर्डिंग होगी, और इसकी शेप कैसी होती है? पेंटागोनल बाई पिरामिडल, जो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो ये शेप हो गई इसकी पेंटागोनल बाई पिरामिडल। तो स्टूडेंट्स ये मैंने जितनी भी शेप्स डिस्कस कर रही वो किससे रिलेटेड थी? इंटर हेलोजन कंपाउंड से रिलेटेड थी। अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स
कि जो नोबल गैसेस होती हैं, हमने ये पढ़ा है अब तक कि नोबल गैसेस जो होती हैं उनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इसीलिए वो बॉन्ड फॉर्मेशन में, बॉन्ड के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करती और कोई कंपाउंड नहीं बनाती। लेकिन बाद में ऐसा देखा गया कि नोबल गैसेस में से केवल एक जिनॉन ऐसा एलिमेंट है जो केवल ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ में कंपाउंड्स बनाता है। क्योंकि जिनॉन की आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है तो वो इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है और वो इलेक्ट्रॉन वो एलिमेंट ले सकते हैं जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किसकी होती है बताओ पूरी पीरियोडिक टेबल में? फ्लोरीन की। और उसके बाद किसकी होती है? ऑक्सीजन की। इसलिए जिनॉन दो ही एलिमेंट्स के साथ कंपाउंड बनाएगा, ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ। या तो वो केवल फ्लोरीन के साथ बनाएगा या केवल ऑक्सीजन के साथ बनाएगा या दोनों के साथ बनाएगा। तो सबसे पहला केस लेते हैं स्टूडेंट हम जिनॉन O3 का। जिनॉन नोबल गैस है स्टूडेंट्स, वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सराउंडिंग एटम ऑक्सीजन है, काउंट नहीं करेंगे, चार्ज है नहीं, टोटल आ गया हाइब्रिड ऑर्बिटल आपके 4, तो हाइब्रिडाइजेशन आ गया sp3, सराउंडिंग एटम कितने हो गए 3, लोन पेयर आ गया 1। ठीक, अब हमने sp3 के अकॉर्डिंग इसकी शेप कैसी बना दी? टेट्राहेड्रल बना दी। ठीक, अब ऑक्सीजन तो डबल बॉन्ड बनाता है तो हमने डबल बॉन्ड बना दिए। 3 ही ऑक्सीजन थे, हमने 3 सराउंडिंग एटम लगा दिए, एक इसके ऊपर क्या आ गया? लोन पेयर आ गया। और हमें पता है कि लोन पेयर जो है वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता। अब स्टूडेंट्स देखो कि अगर मैं इनको आपस में मिलाती हूँ तो बताओ ये कौन सी शेप बनी? कुछ ऐसी शेप नहीं बन गई ये वाली आपकी जो है, ये वाली शेप इस तरह से बन गई। ये शेप कौन सी होगी? पिरामिडल होगी, जैसे हमने अमोनिया में करी थी। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला एग्जांपल देखिए यहाँ पे जिनॉन O2F2 के अंदर सेंट्रल एलिमेंट जिनॉन 8 इलेक्ट्रॉन्स, इसको काउंट करना नहीं है, इसको काउंट करेंगे तो 2 चार्ज है नहीं, हाइब्रिड ऑर्बिटल 5, sp3d हाइब्रिडाइजेशन आ गया, हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने हो गए 5, सराउंडिंग एटम कितने हो गए 4 और लोन पेयर आ गया 1। ठीक, शेप sp3d के अकॉर्डिंग ये वाली ड्रॉ करी हमने। कौन सी ड्रॉ करी हमने? ये वाली शेप ड्रॉ करी। ठीक है, इसमें हमने देखा कि 2 ऑक्सीजन है तो हमने इनको डबल बॉन्ड से जोड़ दिया दोनों ऑक्सीजन को, और 2 ही फ्लोरीन है उनको हमने यहाँ जोड़ दिया फ्लोरीन को। लोन पेयर है स्टूडेंट्स, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप है, लोन पेयर कहाँ आएंगे? इक्वेटोरियल पर आएंगे। अगर मैं इस चीज को भूल जाऊं यहाँ पर कि भाई लोन पेयर तो बॉन्ड में फॉर्मेशन में हिस्सा लेते ही नहीं है, तो बताओ ये वाली शेप तो हमने पहले भी करी थी, ये शेप कौन सी बन गई हमारी? सी सॉ शेप बन गई। स्टूडेंट्स मैंने आपको समझाया था कि इस तरह का झूला होता है जो पार्क में देखने को मिलता है, और अगर यहाँ बैठते हैं तो ये ऐसे झुक जाता है, और अगर कोई इसके अंदर जो है वो यहाँ बैठता है, यहाँ बैठता है तो ये ऐसे झुक जाता है, इसको बोलते हैं सी सॉ। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पर एक बात और हमें समझने की थी, और वो क्या है कि हमने फ्लोरीन को एक्सियल पोजीशन पर ही क्यों रखा और ऑक्सीजन को इक्वेटोरियल पे क्यों रखा? क्योंकि स्टूडेंट्स ऑक्सीजन तो बनाएगा डबल बॉन्ड और फ्लोरीन बनाएगा सिंगल बॉन्ड। अब देखो, डबल बॉन्ड और फ्लोरीन में से कौन सा बॉन्ड छोटा होगा? डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड में से कौन सा बॉन्ड छोटा होगा? बॉन्ड लेंथ किसकी कम होगी? डबल बॉन्ड की, और वो ऑक्सीजन की है। अच्छा स्टूडेंट्स, एक बात और आपको बताऊं कि जो ये बॉन्ड लेंथ होती हैं यहाँ पर, ये वाली जो इक्वेटोरियल वाली बॉन्ड लेंथ जो होती है, ये एक्स है सपोज करो, तो ये इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ जो होती है ये स्मॉल होती है, और जो एक्सियल बॉन्ड लेंथ होती हैं ये ज्यादा होती हैं। ये मैं आपको एक और वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी क्यों होती है। तो स्टूडेंट्स देखो, डबल बॉन्ड है तो छोटा बॉन्ड है, इसलिए ये कहाँ आ गया? इक्वेटोरियल पे आ गया। फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड बना रहा है, ये बड़ा बॉन्ड है, इसलिए ये कहाँ पर आ जाएगा? एक्सियल पोजीशन पर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हम इस स्ट्रक्चर को ऐसे ड्रॉ करते, इस तरह से, सॉरी, अगर मैं इस स्ट्रक्चर को इस तरह से ड्रॉ करती, इस तरीके से, और मैं यहाँ ऑक्सीजन लगा देती और यहाँ फ्लोरीन लगा देती, तो गलत हो जाता ना ये, क्योंकि एक्सियल बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है इक्वेटोरियल से। चलिए नेक्स्ट केस, सेंट्रल एलिमेंट 8, ऑक्सीजन को काउंट करना नहीं है, फ्लोरीन जो है वो कितने हैं? 4 हैं। ठीक है, चार्ज है नहीं, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने आ गए? 6 आ गए, और ऐसी स्थिति में हाइब्रिडाइजेशन कौन सा आ जाएगा? sp3d2। ठीक, हाइब्रिड ऑर्बिटल भी 6 है, सराउंडिंग एटम भी 6 है, लोन पेयर 0 आ गए, तो शेप sp3d2 के अकॉर्डिंग कौन सी आएगी? ऑक्टाहेड्रल आएगी।
अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ हमने ऑक्सीजन को कहाँ लगाया है, एक्सियल पोजीशन पे लगाया, क्योंकि हमें सिमेट्री का भी तो ध्यान रखना है, बिकॉज सिमेट्री लीड्स टू स्टेबिलिटी। ठीक है, अब आप देखिए, अगर स्टूडेंट्स मैं ऑक्सीजन को यहाँ लगाती सपोज करो, और यहाँ मैं किसको लगा देती, फ्लोरीन को, तो ये स्ट्रक्चर अनसिमेट्रिकल हो जाता। और अब आप देखिए कि हमने इस तरह से जोड़ा है, तो देखो चारों के चारों फ्लोरीन जो है वो इक्वेटोरियल पोजीशन पर है, और दोनों ऑक्सीजन कौन सी पे है, एक्सियल पे, तो सिमेट्री बन जाती है मॉलिक्यूल। ठीक है, अगला केस देखते हैं स्टूडेंट्स हम जिनॉन O3F2 का। वही तरीका है स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन को तो काउंट करेंगे नहीं, इसको काउंट करेंगे। 8 इसमें है, 5 आ गए, sp3d आ गया, हाइब्रिड ऑर्बिटल सराउंडिंग एटम दोनों 5 आ गए, लोन पेयर 0 हो गया। तो भाई शेप तो sp3d के अकॉर्डिंग ही होगी ना, और sp3d के अकॉर्डिंग शेप कौन सी होती है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ठीक है स्टूडेंट्स, 3 ऑक्सीजन थे, तीनों को हम इक्वेटोरियल पोजीशन पे लिया है, 2 फ्लोरीन थी तो उसको कहाँ लिया है, हम एक्सियल पोजीशन पे लिया है। ठीक है भाई, अब हम आते हैं अगली शेप के ऊपर, जिनॉन डाइफ्लोराइड के ऊपर। तो वही फॉर्मूला अप्लाई करा, हाइब्रिडाइजेशन 5 आया, हाइब्रिड ऑर्बिटल 5 आया, हाइब्रिडाइजेशन sp3d आया, 3 लोन पेयर हमने इक्वेटोरियल पोजीशन पे लगा दिए। अब हम यदि इस शेप को भूल जाएं, क्यों, क्योंकि ये तो लोन पेयर है, लोन पेयर जो है वो हिस्सा लेते नहीं है, तो ऐसी स्थिति के अंदर अगर मैं इसको रब कर देती हूँ तो बताओ हमारे पास कौन सी शेप बची, यही तो शेप बची स्टूडेंट, बीच में जिनॉन आ गया, यहाँ फ्लोरीन आ गया, बॉन्ड एंगल 150 डिग्री का बन गया, शेप कौन सी हो गई, लीनियर हो गई। अगला केस लेते हैं स्टूडेंट, जिनॉन F4 का, बिल्कुल उसी तरीके से करा, हाइब्रिडेशन sp3d2 आया, हाइब्रिड ऑर्बिटल 6, सराउंडिंग एटम 4, लोन पेयर 2 आ गए। तो अब देखो, चूंकि ये शेप कौन सी, हाइब्रिडेशन कौन सा है, sp3d2 है, तो लोन पेयर कहाँ आएंगे, एक्सियल पोजीशन पर आएंगे। अगर हम एक्सियल पोजीशन पे लोन पेयर वाले को हम भूल जाएं, तो बताओ जो शेप होगी वो हमारी क्या आ जाएगी, शेप हमारी आ गई स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, अगला केस लेते हैं जिनॉन हेक्साफ्लोराइड का स्टूडेंट्स। तो ये आपका 8 हो गया, ये आपका 6 हो गया, डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 7 हो गया, यानी sp3d3 हो गया, यानी हाइब्रिड ऑर्बिटल 7 हो गए, सराउंडिंग 6, लोन पेयर 1 हो गया। अब इस शेप का नाम बोलो, क्या दोगे आप स्टूडेंट्स, इस शेप का नाम क्या देंगे हम, ये तो बने पेंटागोनल, ये बनना तो था बाई पिरामिडल, लेकिन यहाँ लोन पेयर आ गया तो ये तो शेप में इन्वॉल्व होगा नहीं। तो अब ऊपर की तरफ ही क्या होंगे, ये पिरामिड्स बनेंगे, तो इसकी शेप का नाम क्या हो गया, पेंटागोनल पिरामिडल। पहले बाई पिरामिडल था, अब क्या हो गया, पिरामिडल हो गया। स्टूडेंट्स एक आधा थोड़ा सा टफ एग्जाम्पल हम ले लेते हैं यहाँ पर, जैसे I3 माइनस का है स्टूडेंट्स। I3 माइनस में खास बात क्या है कि इसमें सेंट्रल एलिमेंट I हो जाएगा, बाकी 2 सराउंडिंग एटम हो जाएंगे, जिसमें से एक I होगा और एक I नेगेटिव होगा। ठीक, अब देखो आई जो है, आयोडीन जो है वो हेलोजन है, वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हुए, सराउंडिंग एटम तो 2 हो गए, एक नेगेटिव चार्ज है तो +1 हो गया, हाइब्रिड ऑर्बिटल 5 आ गया, sp3d हाइब्रिडाइजेशन आ गया। हमने हाइब्रिड ऑर्बिटल 5 देखे, सराउंडिंग 2 देखे, लोन पेयर हमने कितने देखे, 3। तो ये तीनों लोन पेयर कौन सी पोजीशन पर आएंगे, इक्वेटोरियल पोजीशन पे। शेप हमारी फिर से कौन सी आ जाएगी, लीनियर। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ ध्यान रखने की बात क्या है कि हमें चार्ज लगाना आना चाहिए। ये चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है दोनों सराउंडिंग आई के ऊपर, और इसीलिए हम इसको इस तरीके से शो करेंगे, यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे और ब्रैकेट के बाहर हम क्या शो करेंगे, माइनस चार्ज शो करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, शेप हो गई लीनियर। अगला केस देख लेते हैं स्टूडेंट्स हम यहाँ पे, और वो केस है हमारा ICl4 माइनस का। I सराउंडिंग एटम 7 हो गए, 4 सराउंडिंग एटम हो गए, एक नेगेटिव चार्ज हो गया, 6 sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया, हाइब्रिड ऑर्बिटल 6 हो गए, सराउंडिंग एटम 4 हो गए, लोन पेयर 0 हो गया। अच्छा, अब फिर ये sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है स्टूडेंट्स, तो लोन पेयर कहाँ लगेंगे, हमारे एक्सियल पोजीशन पे लगेंगे, तो बोलो शेप कैसी बन गई, ये स्क्वायर प्लेनर बन गई। अगला केस BrO3 का स्टूडेंट, सेंट्रल एलिमेंट Br है तो 7 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ऑक्सीजन को काउंट करना नहीं है, एक चार्ज है, हाइब्रिड ऑर्बिटल 4 आ गए, हाइब्रिडाइजेशन sp3 आ गया, हाइब्रिड ऑर्बिटल 4 आ गए, सराउंडिंग एटम 3 आ गए, लोन पेयर 1 आ गया। हमने शेप ड्रॉ करी इसकी टेट्राहेड्रल, जिसमें हमने एक लगा दिया लोन पेयर, और बाकी के ऑक्सीजन को हमने डबल बॉन्ड से जोड़ा, और एक ऑक्सीजन पे हमने नेगेटिव चार्ज लगाया जिसको हमने सिंगल बॉन्ड से जोड़ा। अब स्टूडेंट्स ये तो बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा लेगा नहीं, तो बताइए इसकी शेप क्या बन जाएगी, ये वाली शेप बनेगी। इस शेप को हम क्या बोलेंगे, पिरामिडल।
एक ये स्टूडेंट्स आता है आपका केस, एक और की भी बॉन्ड एंगल जो है PCl3 का जो है वो ज्यादा आता है और PH3 का कम आता है। हालांकि दोनों का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है और दोनों की शेप कैसी है, पिरामिडल है। अगेन स्टूडेंट्स हम इसको किससे समझाएंगे, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी से समझाएंगे। P और Cl में से किसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा हो जाएगी? Cl का जो साइज है स्टूडेंट्स वो थोड़ा बड़ा होगा और बड़ा होने की वजह से इनके लोन पेयर के बीच में रिपल्जन ज्यादा हो जाएगा, तो बॉन्ड एंगल ज्यादा आ जाएगा। H का साइज तो स्टूडेंट्स छोटा है और इसके पास कोई लोन पेयर भी नहीं है, तो लोन पेयर रिपल्जन भी नहीं होगा, तो ये कंपैरेटिवली एक दूसरे के क्या होंगे, पास होंगे, तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये स्टूडेंट्स आज की वीडियो में मैंने आपको जितने भी पॉसिबल स्ट्रक्चर्स थे, जितने भी पॉसिबल मॉलिक्यूल्स थे, उनके स्ट्रक्चर्स को मैंने एक्सप्लेन करा, चाहे वो मॉलिक्यूल्स थे चाहे वो आयंस थे। और उनके स्ट्रक्चर को स्टूडेंट्स हमने डिस्कस करा, स्ट्रक्चर का नेम भी डिस्कस करा, स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना भी सीखा विद द हेल्प ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एंड वेसेपर थ्योरी। और हमने यहाँ रेजोनेंस का जो फिनोमिना है वो भी यूज में लिया। स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको ये बहुत ही ध्यान से करने हैं। आई होप आपको ये सारी बात समझ में आ गई होगी। सो स्टे होम, स्टे सेफ एंड डू स्टडी।